हेलो स्टूडेंट, मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज बात करूंगा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो है चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.4 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताऊंगा, जो वेक्टर अलजेब्रा पर आधारित क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा का जो है जितना सारा कंसेप्ट जो ज़रूरत पड़ता है वो सभी जो है इस चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा। वो प्ले लिस्ट में आपका देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 जो क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित चैप्टर है। जो क्रॉस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, उस पर आधारित चैप्टर है। इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर के बारे में एक लाइन और बोल दें कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके यदि वेक्टर आता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। उसी पर आधार पर जो है चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10.4 है। 10.4 का टोटल सॉल्यूशन अभी देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज जो है शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.4 की बात करते हैं। 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर बोल रहा है i माइनस 7j प्लस 7k और बी वेक्टर बराबर दे दिया है 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड कर दीजिए। ए क्रॉस बी का मॉडुलस फाइंड करना है। देखिए, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर में आपको बताया था कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए जो है बताए थे, सबसे पहले लिखते हैं आई जे के, फिर लिखते हैं इसका कॉफिशिएंट। तो ए का कॉफिशिएंट है 1 माइनस 7, बी का कॉफिशिएंट है 3 माइनस 2। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। आई को रखते हैं, आई के रो कॉलम को छोड़ देते हैं, इसके रो को कॉलम को छोड़ते हैं। तो इधर 4 को जो बचता है इसी चारों को लिख लेते हैं। तो चारों जो बचा लिख लीजिए, माइनस 7 माइनस 2, फिर हो गया माइनस जे। अब जो है जे वाले को क्या करेंगे, जे वाले को रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे। तो जे वाला रो कॉलम को छोड़ देंगे तब बच जाएगा 4 गो, 1 7 3 2। तो जे हो गया। अब के वाले को देखो, के वाले का जब के वाले को रो कॉलम को छोड़ देंगे तब बच जाएगा फिर 4 गो। कौन बचेगा, 1 माइनस 7 3 माइनस 2। तो 1 हो जाएगा माइनस 7, 3 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है 2/2 का जो है बन गया। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताए थे यदि वेक्टर में मतलब यदि ए बी सी डी इस टाइप का अगर रहे तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले ऐसे इसको गुना करते हैं, यानी ए डी माइनस बी सी को गुना करते हैं। इसी पे आधार पे हम इस सबका गुना कर लेंगे। देखिए, आई को रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, तब माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 14 बीच में एगो माइनस देते हैं और फिर 7 दूना 14 तब प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस जे इंटू ये हो जाएगा, 1 को जब 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 7 या 21 हो जाएगा, प्लस के इंटू 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 होगा, 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 होगा, और 7 को 3 से करेंगे तो 7 या 21 यानी प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 खत्म तो 0 हो जाएगा। तो जे वाले को घटा लेंगे तो ये माइनस तो 19 बचेगा, 19 जे बचेगा, और ये बचेगा 2 में से 21 में से 2 चल जाएगा तो ये भी 19 के बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है क्या चीज़ का वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू आ चुका है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू आ चुका है, ये है 19 जे प्लस 19 के वेक्टर। लेकिन हमको चाहिए ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो मॉडुलस जो होगा रूट अंडर 19 का होल स्क्वायर जोड़ 19 का होल स्क्वायर होगा। ये देखिए, 19 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 19 का होल स्क्वायर, तब बच जाएगा 1 जोड़ 1। तो 19 बाहर कर लेंगे, रूट अंडर 2, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। 19√2 हो जाएगा आंसर, 19√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर जो है इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए
बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या है, ये परपेंडिकुलर का जो है निकालना है। a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां पर a b का मान दे दिया। तो देखिए, जब a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में, हम आपको बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट में, यदि a वेक्टर और b वेक्टर पर लंबवत अगर वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को निकालने के लिए a क्रॉस b भी जो निकालते हैं वही हो जाता है, a वेक्टर और b वेक्टर पर लंब हो जाता है। तो यहां पर a और b पर लंब नहीं बोला है, यहां पर बोला है a प्लस बी और a माइनस बी पर लंब निकालिए। इसका मतलब दोनों का क्रॉस करना ही पड़ेगा। जब a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस करते हैं तब तीसरा वेक्टर आता है c वेक्टर, वह c वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पर क्या होता है, लंब होता है। ये आपको हस्त नियम से बताए थे, स्क्रू नियम से बताए थे। आप यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर देखे होंगे तो आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए a वेक्टर और b वेक्टर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में a वेक्टर का मान आपके पास दे दिया है। a वेक्टर का मान दिया है, लिख लेते हैं 3i माइनस 2j प्लस 2j प्लस 2k, ये a वेक्टर है। और b वेक्टर दिया है i प्लस 2j माइनस 2k, ये दे दिया a वेक्टर b वेक्टर। अब निकालना है a वेक्टर और प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तब पहले निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो जोड़ दीजिए, i को i को जोड़ेंगे तब 4i हो जाएगा, j को j करेंगे तब 4j हो जाएगा, और k को k के साथ खत्म हो जाएगा तो 0k बचेगा। तो a प्लस b हो गया। अब a माइनस b निकालते हैं। a माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2i बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 माइनस 2 तो 4j हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर कुछ जो है मिस्टेक हुआ, यहाँ पर i में से 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0j बचेगा 0, और 2 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस 4k बचेगा, ठीक ना। तो a वेक्टर a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। हमको निकालना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसी का मान निकालना है। ये जो होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस, ये दोनों पर क्या होगा, लंब होगा। निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट लगाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं i j, फिर लिखते हैं k, फिर लगाते हैं इसका कॉफिशिएंट 4 4 0, फिर लगाते हैं 2 0 4। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जब करते हैं, इस प्रकार से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, i को यदि रख दिए तो i को अगर रखे तो कौन आएगा, 4 को 4 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे तो 16 माइनस 0, माइनस j को रखेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, j को अगर रखे तो इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, तो 4 को 4 से करेंगे 16 और 0 को 2 से करेंगे माइनस 0, प्लस k के साथ देखिए क्या होने वाला, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है आ गया 16i माइनस 16j माइनस 8k, ये हो गया आपका आंसर, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर पर क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। अब यही जो है आपको जो है क्या करना था, फाइंड करना था। तो इस प्रकार से जो है मात्रक सदिश निकालना, यही निकालना। यदि इसका मॉडुलस अगर बोलता है निकालने के लिए, यानी नहीं, इसका मात्रक सदिश निकालना है, सॉरी इसका मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश मतलब लंब का मात्रक सदिश। तो ये तो हो गया a वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी पर लंब वेक्टर। अब इस पर बोल रहा है मात्रक सदिश निकालिए, इसका मात्रक सदिश मतलब मान लेते हैं यहाँ पर d वेक्टर आ चुका है ना, d वेक्टर आ चुका है, और d वेक्टर का क्या निकालना है, लंबवत निकालना है, मतलब इसका निकालना है मात्रक सदिश। यहाँ पर बताते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी जो हो गया ना, मान लेते हैं ये c वेक्टर आया, क्या आया, c वेक्टर। तो c वेक्टर आया, इसी c वेक्टर के जो है ये लंबवत हो गया। c वेक्टर जो है ना a प्लस बी और a माइनस बी पर लंबवत है। c वेक्टर जो है ये मान लेते हैं माना c वेक्टर बराबर, तो c वेक्टर जो है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर तथा a वेक्टर माइनस b वेक्टर पर क्या है, लंब है। ये आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया, ठीक ना, कि a प्लस बी, तो जो निकल गया c वेक्टर। लेकिन हमको निकालना है c वेक्टर नहीं निकालना है, हमको निकालना है c वेक्टर का यूनिट वेक्टर। c का यूनिट
यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या जानते हैं, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी वेक्टर का क्या करेंगे, सी वेक्टर का मॉडुलस देंगे, बस सिंपल यही बात है। तो सी हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इसका मॉडुलस दे दीजिए, मॉडुलस हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। यानी इस प्रकार से आपको जो है सॉल्यूशन आपको मिल गया, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपके पास हाजिर हो जाएगा, ठीक ना। सॉल्यूशन कीजिएगा खुद व खुद जो है क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16i हो जाएगा माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर इधर 8 का स्क्वायर, ये सब को जो है ना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो है आंसर जो है आप ला सकते हैं। ये 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, इस सब को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। मात्रक सदिश जो निकालना था उस सदिश का मान जो है आ चुका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर के साथ आई के साथ π/3, जे वेक्टर के साथ π/4 और के वेक्टर के साथ जो है थीटा कोण बनाता हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर का क्या निकालना है, घटक का मान भी निकालना है। देखिए तो एक जो है मात्रक सदिश है, ए वेक्टर क्या है, एक प्रकार का मात्रक सदिश है, उसका जो है आई दे दिया, मतलब उसके साथ एंगल बना हुआ दे दिया, मतलब कॉस थीटा दे दिया है, तो थीटा दे दिया, फिर जो है इससे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो समझाए थे ना, तो उसी से निकालना है। उसी से जो है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का सही निकलेगा, उसी से जो है कंपोनेंट निकलेगा। एक साथ थीटा है तो थीटा का मान जो है निकालना है, और यूनिट वेक्टर है, देखते हैं कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ठीक ना। आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन पढ़ के जो क्वेश्चन में कह रहा है उतना काम करते चलिए, अपने जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है ना कि ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर जो है, कोई अगर मान लीजिए ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये पहले ही तो बोल दिया, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, जो आई के साथ जो है ना, आई के साथ π/3 बनाता है, जे के साथ π/4 एंगल बनाता है, तथा के वेक्टर के साथ जो है थीटा एंगल बनाता है। तो बोलता है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और साथ ही ए वेक्टर का कंपोनेंट ज्ञात कीजिए। देखिए आई वेक्टर बनाने का मतलब ये अल्फा का मान दे दिया, ये बीटा का मान दे दिया, ये गामा का निकलेगा, तो इससे निकालेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालेंगे, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान cos π/3, तो cos π/3 का मान कितना हो जाएगा बताइए, cos π/3, cos जो हो जाएगा π/3, cos π/3 का मान जो होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, cos π/3 का मान जो हो जाएगा 1/2। cos बीटा का मान यानी cos π/4 का मान निकलिए, π/4, cos π/4 का मान हो जाएगा 1/√2, और cos गामा का मान नहीं पता, तो ये दिया हुआ है थीटा एंगल है, तो cos थीटा ही रहेगा, ठीक ना। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा का मान निकल चुका है। ये जब आपके पास जब निकल चुका है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा जब निकल चुका है, तो ए वेक्टर नहीं बनेगा। ए वेक्टर आप सबसे पहले क्या कीजिए, ए वेक्टर बनाइए, और ए वेक्टर इस प्रकार से बन जाएगा, ए वेक्टर अल्फा यानी 1/2i प्लस 1/√2j प्लस, इसका पता नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं n लिख लेते हैं प्लस n, या cos थीटा ही लिख लीजिए ना, cos थीटा के हो गया। चूंकि जानते हैं कि ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, 1 के बराबर, तो ए वेक्टर का मॉडुलस निकालो यहाँ से, तो 1/2 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, उधर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 हो जाएगा 4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 1/4 और 1/2 को एलसीएम लेंगे 4, हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, इस प्रकार से 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान प्लस माइनस
कॉस थीटा का मान प्लस माइनस 1/2 बचा। कॉस थीटा का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2 बचा। कॉस थीटा का मान प्लस माइनस 1/2 बचा। तो जब कॉस थीटा का मान प्लस माइनस 2 बतेगा, इसका मतलब है थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा π/3। π/3 1/2 किसका मान होता है, π/3 का। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान π/3, π/3 आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख चुके हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, यहां तक आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करने के लिए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रूफ करने के लिए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गुने क्रॉस है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान जो है 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा बात हो जाए, जब भी क्रॉस का बात होता है ना, तो ऐसे गुना करते हैं, ये ब्रैकेट तोड़, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन करता है। तो ए वेक्टर से गुना करते हैं, तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बी माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर। देखिए हम आपको बताए थे ये LHS हम लेके चले हैं, LHS RHS लेके आ जाएंगे। हम बताए थे यदि ए क्रॉस ए किया जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जब खुद से क्रॉस करते हैं, जब खुद से झगड़ा करते हैं, क्रॉस ऐसे करते हैं ना, ऐसा क्या है, क्रॉस करने का मतलब है झगड़ा करना, मारपीट करना, काटाकटी करना। तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो खुद से खुद जब करते हैं तो जीरो हो जाएगा, खुद से खुद करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो गया। तब बच गया क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बचा। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कॉम्यूटेटिव नियम में आपको बताए थे कि बी वेक्टर ए वेक्टर को अगर चेंज करेंगे तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर सकते हैं। तो जब ऐसा बात होगा तो ए क्रॉस बी और जोड़ेंगे तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। ये आपका जो है आंसर हो गया। ये आंसर नहीं, ये आपका प्रूव्ड हो गया, बराबर RHS हो गया। बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोल रहा है लेमडा और म्यू का मान निकालना है, लेमडा और म्यू का मान निकालना है यदि ऐसा बात है तो। देखिए लेमडा और म्यू का मान निकालना है तो देखिए तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए बोल रहा है लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि बोल रहा है 2i प्लस 6j 2i प्लस 6j प्लस 27 के 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस जो है बोल रहा है i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के बराबर जीरो है। जब बोल रहा है ऐसा, जब जीरो है तब बोल रहा है लेमडा और म्यू का मान निकालिए। देखिए जब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से नहीं निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। ऊपर में लिखेंगे i j k, तो i का मान लिखाएंगे तो 2 6 27, के का मान लिखाएंगे मतलब उधर का लिखाएंगे तो लिखाएंगे i, तो 1 लेमडा और हो जाएगा म्यू। इधर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। सॉल्व कर दीजिए, इधर क्या दिक्कत है, आई रखते हैं इधर गुना करते हैं। आई रखेंगे तो इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे, इधर भी छोड़ेंगे, तो बच जाएगा 4 गो। तो 6 को म्यू से करेंगे तो 6 म्यू हो जाएगा, माइनस 27 को लेमडा से करेंगे तो 27 लेमडा हो जाएगा, माइनस जे। अब जे के रो कॉलम को छोड़िए, जे के रो तो ई वाला छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 27 1 म्यू, तो 2 को म्यू से तो 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 27। अब प्लस के साथ हो जाएगा, के साथ क्या होगा, के वाले के रो कॉलम को छोड़िए, इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा इधर तो 2 लेमडा
क्या बचेगा, 2 लेमडा माइनस 6, ये सब का मान जो है किसका है, 0 के बराबर। ये सभी 0 के बराबर हैं तो आसानी से जो है निकल जाएगा, ये सभी 0 के बराबर हैं तो कैसे आराम से जो है वैल्यू निकल जाएगा। लेमडा म्यू का मान जो है आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको आ जाएगा। देखिए 0 वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब इस सबको थोड़ा सा आपको लिख लेते हैं एक बार, ठीक ना, आपको समझाते हैं। ये जो है 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, ये आई है, ये क्या है, आई है, माइनस इधर देखिए जे इंटू प्लस कर लेते हैं, प्लस जे कर लेते हैं, ठीक ना, प्लस वाला जे कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब 27 जो है पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 2 म्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा जे, प्लस के इंटू 2 लेमडा और माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0 है ना, तो 0 को लिखते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो 0i जब लिखेंगे तो i के बराबर होगा, जे के बराबर, के के बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है तो यह सब बराबर तो होगा ही ना, तो i के बराबर हो गया, जे के बराबर और के बराबर, तो कितना हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0 हो गया है ना। तो 6 म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 27 लेमडा हो जाएगा। एक कंडीशन ये आया, दूसरा कंडीशन इधर से ये है, क्या है, 27 लेमडा, 27 माइनस 2 म्यू बराबर 0, यानी 2 म्यू बराबर 27, इसका मतलब है म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। तो म्यू का मान आ गया, इधर लेमडा का मान भी आ जाएगा, ये लेमडा माइनस 6, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 है, तो लेमडा 2 लेमडा बराबर हो जाएगा 6, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर 3, यानी इस प्रकार से लेमडा और म्यू का मान आ चुका है, लेमडा और म्यू का मान आ चुका है, लेमडा बराबर 3 और म्यू बराबर जो है, म्यू बराबर कितना आ गया, म्यू बराबर आ गया 27/2। इस प्रकार से आपको आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है था 5, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप ऐसे ही जो है मेहनत करते रहिए, खूब अच्छा से जो है मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक ना, क्योंकि मेहनत से ही आपको फल मिलेगा, बिना मेहनत किए हुए फल नहीं मिलेगा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा फल नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, यहाँ बोला है गिव मतलब यहाँ पर जो है ना बोल रहा है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना है, बराबर 0 है, ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है, ए क्रॉस बी क्या है, 0 है, ए डॉट बी 0 है, ए क्रॉस बी 0 है। तब बोल रहा है ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं, यही बताना है 6 नंबर क्वेश्चन में कि यदि ए डॉट बी 0 हो जाए, ए क्रॉस बी 0 हो जाए, तब जो है सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर बोला निष्कर्ष निकालने के लिए, फिर जो है ये बोला कि निष्कर्ष निकाल कर बताइए। देखिए जब ए क्रॉस बी 0 हो जाता है तो ए डॉट बी 0 होता है ना, तो 2 केस में होगा, कितना केस में, 2 केस में। एक केस तो ये होगा कि थीटा की हो जाए, थीटा हो जाए 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा केस ये पहला केस हुआ। दूसरा केस जो है डॉट 0 होने का मतलब है कि ए का मॉडुलस 0 हो जाए या बी का मॉडुलस क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसी केस में 0 होगा। ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब क्या होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाए, साइन थीटा 0 तो 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाए। या दूसरा केस हो जाएगा ए का मॉडुलस 0 हो जाए, ए का मॉडुलस 0 और बी का मॉडुलस क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही केस होगा तभी ए क्रॉस बी या एक बी क्रॉस मतलब ए डॉट बी 0 होगा। दोनों अगर एक साथ 0 है तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि थीटा अलग अलग ले नहीं सकते, तो ले क्या सकते हैं जो कॉमन पार्ट है। यानी कहने का मतलब यहाँ ए का मॉडुलस 0 होगा या बी का मॉडुलस 0 होगा। बात समझे ना, जरूरी नहीं है कि दोनों एक के साथ हो, या दोनों हो सकता है, ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, है ना। तो यही हमको निष्कर्ष निकलेगा कि ए 0 हो सकता है या बी हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। बात समझे ना, दोनों क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ए 0 हो, बी 0 हो या दोनों हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मान लीजिए यहाँ ABC जो है दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ, मान लीजिए ABC दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, दिया हुआ है के रूप में दर्शाना है ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन नियम को फॉलो कराना, डिस्ट्रीब्यूशन नियम को क्या करना है, फॉलो करवाना।
तो आप लोग आराम से जो है इसको फॉलो करवा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नियम का। देखिए तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकाल के उसके बाद दिखाना पड़ेगा कि ये सब समान है या नहीं। चलिए तो इस सबको मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे बोला है कि ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर यहाँ पर बोल दिया है कि a1i प्लस a2j प्लस a3k है, ठीक ना। बी वेक्टर बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k तथा सी वेक्टर जो है c1i प्लस c2j प्लस c3k है। तो ए बी सी वेक्टर दे दिया। तो यहाँ प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है वो आपको दिखा देते हैं, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर प्रूफ करना है ए क्रॉस बी प्लस सी जो होगा ना ये बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होगा। देखिए ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन नियम है, यही तो डिस्ट्रीब्यूशन नियम है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नियम को फॉलो करवाना है, मतलब पालन करता है कि नहीं इसी को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे LHS और फिर देखेंगे RHS। तो LHS देखते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी प्लस सी निकालते हैं, ठीक ना। ये है किसका है? LHS है, ये LHS। तो ए क्रॉस का मान देखिए, एक है a1i प्लस a2j प्लस a3k है, ये ए वेक्टर हो गया। बी प्लस सी क्या होगा? बी प्लस सी मतलब बी और सी को जोड़िए, तो b1 c1 b2 c2 b3 c3। तो क्या हो जाएगा? b1 c1 i b2 c2 j अब b3 c3 k। तो ये सी सब टाइप का आ गया। a1 b1 c1 b2 c2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, करके दिखाइए। ये हो गया i, ये उधर लिखेंगे j, इधर लिखेंगे k, उसके बाद लिखेंगे a1 a2 a3, ठीक ना। फिर बचेगा b1 c1 b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ए क्रॉस बी प्लस सी का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करके लिखेंगे। आपका सॉल्यूशन जो है आएगा, और जो सॉल्यूशन आएगा वही आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। आई को रखेंगे ई चारों को गुना करेंगे, प्लस माइनस जे को रखेंगे, फिर ये चारों को गुना करेंगे, फर्स्ट लास्ट है ना। प्लस के को रखेंगे और ये चारों को, शुरू वाले को चारों को गुना करेंगे। बात समझ में ना। इस प्रकार से आ जाएगा LHS। ये क्या हो जाएगा? LHS आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए RHS का मान कैसे निकालेंगे, है ना। ये आपको सॉल्यूशन आप हमको इतना बार बताए हैं, आप बना सकते हैं अब ये सॉल्यूशन, ठीक ना। इतना बार समझा चुके हैं, इसलिए सॉल्यूशन जो है आराम से जो है बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन अब मतलब क्वेश्चन नहीं, इसका जो है RHS देखते हैं। RHS क्या है? तो RHS में है ए क्रॉस बी है, RHS में ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी है i j k। ए का मान है a1 a2 a3, इसका है b1 b2 b3 ये है। और b क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी का मान कितना हो जाएगा? i j k। ए का मान हो जाएगा a1 a2 a3 c1 c2 c3। ये हो गया a1 मतलब ए सी का मान हो गया। देखिए इसका मान फिर सॉल्व कीजिएगा, इसका मान भी सॉल्व कीजिएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा LHS जो होगा, LHS जो एक नंबर है बराबर हो जाएगा RHS दूसरा जोड़ RHS जो है ना तीसरा, मतलब तीसरा के बराबर। यही आप जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन आप पर छोड़ते हैं, आप आराम से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। आराम से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कुछ नहीं। एक नंबर को सॉल्व कीजिए, 2 नंबर को, 3 नंबर को, अपने समझ में आ जाएगा कि एक नंबर जो है ना 2 और 3 को क्या है? जोड़ के बराबर है। एक जो है 2 और 3 के योग के बराबर है, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर जो है 7 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने बुक में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि ए वेक्टर 0 है, ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है, तब जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या है 0 है। तो क्या बोल रहा है, ये सही है, तो एकदम सही है ना। तो ए वेक्टर यदि ये 0 हो, ये 0 है, तो ये 0 होगा ही होगा, ठीक है ना। बोल रहा है क्या उल्टा सही है, क्या क्या इधर से इधर सही है। तो यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो जाए और बी वेक्टर भी क्या हो जाए 0 हो जाए। कब, जब थीटा जो है 0 हो जाएगा ना, थीटा 0 हो जाएगा, तो इसी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही ए क्रॉस बी 0 होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मान जो होता है ना, ए क्रॉस बी का मान जो होगा वो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। अगर मान लो थीटा 0 यानी साइन 0, तो ऐसे ही साइन 0 का मान 0 यानी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आराम से, इधर से तो सही है ही, लेकिन इधर से जब जाएंगे मतलब उसके विलोम जाएंगे, तो ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि ए 0 और बी 0 होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए बी 0 नहीं होगा, थीटा 0 हो जाए, मतलब थीटा 0 तो ए क्रॉस बी ऐसी 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर जो था ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जहां पर त्रिभुज आपको दे दिया, ये त्रिभुज आपको दे दिया, त्रिभुज दे दिया है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज दिया है, जहां पर ए का मान दे दिया है 1 1 1 1 2, 1 1 2 दे दिया है, बी का मान दे दिया है, बी का मान दिया है 2 3 5 2 3 5, सी का मान दे दिया है 1 5 5 1 5 5। तो ए बी सी 3 गो वैल्यू दे दिया। ये बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोऑर्डिनेट में तो पढ़वे किए होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट में बनाना सीखे होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है, यहाँ है वेक्टर। तो वेक्टर का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए कोई संगत भुजा का जो है वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे बी सी निकाल ले, बी ए निकाल ले, बी सी निकाल ले, कोई संगत निकालना पड़ेगा जिसको कोई इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका एंगल के बीच का एंगल क्या है थीटा। तो यहाँ पर बी और सी निकाल लेते हैं, बी सी कौन वेक्टर निकालते हैं, बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं और बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं, बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर निकालने के लिए सी में से बी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस आई, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2j है, फिर 2j के लिए 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0k हो जाएगा, 0k। बी ए देखो, ए में से बी घटाएंगे, ए में से बी तो 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 तो माइनस आई, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2j है ना। 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3k बचेगा। ये बच गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का जो है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी 1/2 गुने बीसी क्रॉस बीए होगा। बीसी क्रॉस क्या होगा, बीए का मॉडुलस होगा। 1/2 गुने बीसी क्रॉस बीए का मॉडुलस, बीसी क्रॉस बीए का क्या होगा मॉडुलस, बीसी क्रॉस बीए का मॉडुलस, बीसी क्रॉस बीए का मॉडुलस। तो सबसे पहले बीसी निकाल ही लिए, बीए निकाल ही लिए, तो अब जो है दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे। तो ये निकालना आपको सिखाना पड़ेगा कि आता है। बीसी क्रॉस बी ए नहीं निकलेगा, ये 2 वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का नहीं निकलेगा। बीसी बताइए, तो इसका निकल जाएगा, ऊपर में लिखेंगे आई जे के, उसका बीसी का मान कितना है -1 2 0 और बी ए का मान कितना है -1 -2 -3। तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ये आराम से आप निकाल सकते हैं, है ना। ये सिखाए हैं आपको निकालने के लिए, तो ये क्रॉस आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, बी सी क्रॉस बी ए का क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे, कैसे करके रूट अंडर वाला, है ना, और उसमें 2 से भाग दे देंगे, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना फॉलो करके कुछ आप भी ना कीजिए, सिर्फ हम ही कर दे सबकी, कुछ आप भी कीजिए, कुछ आपको भी समझ में आना चाहिए, कुछ आपको भी समझ में आना चाहिए, तब जो है आपको मजा आएगा बनाने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात थी। क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आशा करते हैं ये सब क्वेश्चन जो है ना तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि इस समय कुछ है नहीं, बस सॉल्यूशन है ना। झूठे के हम टाइम पास क्यों करें, क्योंकि आप लोग को जो है बनाने आना चाहिए, क्योंकि इतना बता दिए हैं आपको बनाने नहीं आता है, इसका मतलब आप जाकर पहले सीखिए, ठीक ना, नहीं तो पढ़ने से कोई फायदा थोड़ी है अगर नहीं आता है तो, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 9 की बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात। यहाँ भी क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का निकालना है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पर संगत भुजा दे दिया गया है, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे ना क्या होता है, ए क्रॉस बी का आधा होता है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 10 में जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए का मान पहले लिख लेते हैं। ए वेक्टर का मान दिया है कितना, आई दिया है, माइनस जे दिया है और प्लस 3k दिया है। और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर आपको दिया 2i माइनस 7j प्लस k दिया है। यहाँ पे बोला है कि ए मतलब क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल जो होता है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ना, वो होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है। बस यही होता है फार्मूला। तो आपको ए क्रॉस बी निकलेगा कि नहीं ये भी बताना पड़ेगा। ए क्रॉस बी, अभी तो सब जगह सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो आराम से ए क्रॉस बी क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी निकलेगा, इसके लिए आई जे के पहले लिखते हैं, आई जे के, फिर इसका कोफिशिएंट लिखते हैं 1 - 1 3, फिर लिखते हैं 2 - 7 1, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा तो ए क्रॉस बी जो निकलेगा, इसका मॉडुलस जो निकलिएगा रूट अंडर वाला, वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 को भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप कंप्लीट कर करके बढ़िए, ठीक ना। आप जो है अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ, जहाँ ए वेक्टर का मॉडुलस 3 है, बी वेक्टर का मॉडुलस √2/3 है, तो ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण जो है कितना है, यही पूछा जा रहा है। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तब बोल रहा है कि ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। देखिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ए का मान दे दिया, ए का मॉडुलस दे दिया है 3, ए का मॉडुलस क्या दे दिया, ए का मॉडुलस दे दिया 3, और बी का मॉडुलस कितना दिया है, बी का मॉडुलस दे दिया है √2/3। तब बोल रहा है ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, साथ में बोल दिया है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर मतलब मॉडुलस 1 के बराबर होगा। ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर है ये, तब जो है एंगल ए और बी के बीच का निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। क्या होगा, कैसे होगा, देखिए कैसे निकलेगा ए और बी के बीच का एंगल। देखिए ए क्रॉस बी जो होता है ना, फार्मूला ए क्रॉस बी, वो होता कितना है, वो होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। ये आपको बताए थे अच्छे से समझा कर क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर में, वेक्टर वाला जो चैप्टर बताए हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें या ए क्रॉस बी जो होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमको मॉडुलस देना है तो सब जगह मॉडुलस लगा देते हैं, यानी ए क्रॉस बी का क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देते हैं बराबर। ए का मॉडुलस दे ले है 3 और बी का मॉडुलस दे ले है √2/3 और साइन थीटा तो दे ले है, एन का जो है ना मॉडुलस लगेगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये बोला 1, ये 3 खत्म, बोला √2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू π/4 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 12 में बोल रहा है कि एक आयत के शीर्ष ABCD जो है दिए हुए, ठीक ना, का क्षेत्रफल निकालना है। ABCD का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखिए अभी तुरंत आपको बताया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आयत भी तो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ना होते हैं। तो यदि चतुर्भुज के चारों भुजा दिया हुआ है या कोण दिया हुआ है तो आराम से भुजा निकालेंगे, कोई 2 भुजा निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक ना। आपको एक बार जो है फिगर बना के दिखा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ए बी सी डी जो है बना दिया। मान लीजिए एक आयत है, तो आयत जैसा ना बनना चाहिए, आयत है, ठीक ना। आप लोग बहुत अच्छा से स्केलर से बना लीजिएगा। ये आयत है, जहाँ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ए बी सी डी है, तो आयत है। तो ए का मान बोला है ना, ए का मान बोला है क्या, माइनस आई प्लस 1/2 जे प्लस 4 के ये बोल लिया ए का मान। बी का मान बोला आई प्लस 1/2 जे प्लस 4 के, ये प्लस 4 के दे दिया, ठीक ना। सी का मान दिया है, सी का मान ए बी सी का मान दे दिया आई माइनस 1/2 जे प्लस 4 के, और डी का मान दे दिया माइनस आई माइनस 1/2 जे प्लस 4 के। ये ए बी सी डी दे दिया, तब बोल रहा है एरिया निकाल दीजिए ए बी सी डी। देखिए कोई आप दो गो भुजा निकालिए, अपना आराम से बन जाएगा। मान लीजिए यह दो गो भुजा निकालते हैं, बी डी ई निकालते हैं, डी ई वेक्टर, और एगो निकाल लेते हैं डी ए वेक्टर, दोनों को क्रॉस कर देंगे, अपने आ जाएगा। तो डी सी वेक्टर निकालने के लिए सी से डी से माइनस करेंगे, सी में से डी को माइनस करेंगे, एक में से -1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 आई हो जाएगा। -1/2 में से -1/2 माइनस करेंगे तो 0 जे हो जाएगा। 4 में से 4 को करेंगे तो 0 के हो जाएगा, है ना। तो बी जी अब निकालेंगे डी ए, तो ए में से डी को माइनस करेंगे, -1 में से -i को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, -i, तो 0 आई हो जाएगा। -1/2 में से -1/2 घटाएंगे तो दोनों जुट जाएगा, 1/2 जे बन जाएगा, 1 जे बन जाएगा। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 के हो जाएगा, 0 के, तो नहीं हो गया। एरिया जो होगा ना, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, डी ई क्रॉस डी ए क्रॉस डी सी क्रॉस ए का मॉडुलस, ठीक ना। अब इसका मॉडुलस आराम से निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तुरंत निकल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना तुरंत निकल जाएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट एक लाइन में निकल जाएगा, क्योंकि सब तजुर्बे है। यहाँ पर डी सी क्रॉस डी ए क्रॉस, इसका जब क्रॉस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे आई जे के, ऊपर में लिखेंगे आई जे के, ठीक ना। आई जे के लिखेंगे, आई का वैल्यू बताइए 2 0 0, यहाँ क्या है 0 1 0 1 0, ठीक ना। ये इसका मॉडल कितना होगा सॉल्व करके, आई को अगर रखते हैं इसका 0 को 0 से इसका 0 इधर हो जाएगा तो 0, ठीक ना। तो ये हो गया 0 माइनस जे के साथ देखिए तो 0 मतलब ये 0 0, के साथ करेंगे, तब के साथ जब करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, एगो बचेगा 2 -0, तो सिर्फ एक गो बचबे किया, 2 के बचा, क्या बचा 2 के। तो इसका मॉडुलस जो होगा, इसका डिटरमिनेंट जो होगा 2 के बराबर होगा, मतलब एरिया इसका कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 यूनिट आ गया, इसका एरिया क्या हो गया 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर जो है हो गया, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया, ठीक ना। तो यानी एक्सरसाइज 10.4 का 12 क्वेश्चन जो है आपको समझा चुके हैं। आपको आशा करते हैं ये समझ में आया है। यदि समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, खूब जो है पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, तभी तो सफलता मिलेगी, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।